नमस्कार दोस्तों। देखिए, चुनावों का ऐलान हो चुका है, तिथियों का ऐलान हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल में तो बड़ा काम तेज़ी से चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही टीएमसी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। इसके अलावा जो सीपीएम है, कम्युनिस्ट दल हैं, वो भी फर्स्ट राउंड के लिए अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं और सभी लोगों ने अपनी सीट्स फाइनल करने की जो बात है वो फाइनल स्टेज पर पहुंचा दी है। और बीजेपी में थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है, शायद बीजेपी में फेज के हिसाब से प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए। इस सब सिनेरियो में एक शख्स जो मुझे गायब नज़र आ रहे हैं वो हैं अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 सीटें जीतने के बाद बिहार के विधानसभा चुनावों में ज़बरदस्त माहौल बनाया था कि वो वेस्ट बंगाल में अपनी ज़ोरदार एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ज़ोरदार की तो बात छोड़ दीजिए, सबको ये लग रहा था कि वो वेस्ट बंगाल में इससे भी ज़्यादा सॉलिड तरीके से आएंगे जिस तरीके से वो बिहार में गए थे। और यहाँ पर चूँकि लगभग 25-30% मुस्लिम आबादी है, तो इस लिहाज से उनकी सफलता जो है वो विजिबल थी, सफलता सामने नज़र आ रही थी कि उनकी सीटें बढ़िया निकलेंगी यहाँ पर। और अब स्थिति ये है कि अब उन्होंने चुनाव लड़ने का ही शायद इरादा छोड़ दिया है। असम, जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें काफ़ी हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ मनाही कर दी है। और इसका जो सारा का सारा वजह है वो मुझे सिर्फ एक ही नज़र आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ये चाह रहे हैं कि कहीं पर भी जहाँ वो चुनाव लड़े मुस्लिम वोट बटे नहीं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा, किसे होगा। उन्हें अपना नुकसान होने का डर है। उन्हें ये लगता है कि अगर मुसलमानों के वोट को बेस बनाकर चुनाव लड़ने के लिए कोई और पार्टी मैदान में आती है तो उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी का घाटा है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों की वोटों का ठेकेदार मैं अकेला ही बना रहा हूँ और इसलिए जहाँ भी जाऊँ बस अकेला ही रहूँ। जैसे हैदराबाद में उनकी मोनोपोली है, जहाँ के वो सांसद हैं, वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने शानदार सफलता हासिल की। बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो मुसलमानों के वोट फोकस करके लड़ रही हो। मुस्लिम आउटफिट जिसे आप कह सकते हैं कि कोई इस तरह का संगठन हो कि एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के लिए ही काम कर रहा हो। वहाँ पर तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी थी, लेकिन वो केवल मुसलमानों के वोटों पर बैंक नहीं करती, उसे यादवों के भी वोट मिलते हैं, पिछड़ी जातियों के दूसरे लोगों के भी वोट मिलते रहे हैं। और यही वजह है कि वो स्ट्रॉन्ग पार्टी निकल कर आई, आरजेडी बिहार के चुनाव में बढ़िया लड़ी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इन स्टेट्स में ये उम्मीद नहीं थी कि सब स्टेट्स में ऐसी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी जो उनके मुस्लिम वोटों को ही काटने का प्रयास करेंगी। देखिए किस तरीके से सीन बदला है। जब उन्होंने पश्चिम बंगाल का रुख किया तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि जो वहाँ की फुरफुरा शरीफ दरगाह है उसको लोग बहुत मानते हैं और वहाँ के मुसलमान ज़्यादातर उसके फॉलोअर्स हैं। और उसके जो पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, उनसे उन्होंने जनवरी महीने में मुलाकात की थी और उन्होंने अब्बास सिद्दीकी को ऑफ़र किया था कि भाई चलो मिलकर चुनाव लड़ते हैं और पश्चिम बंगाल में माहौल बनाते हैं मुसलमानों के लिए। चूँकि उन्हें कहीं से ये हिंट मिलनी शुरू हो गई थी कि फुरफुरा शरीफ की जो दरगाह है वो इस बार ममता बनर्जी से नाराज़ है। ममता बनर्जी को सपोर्ट करते रहे हैं लोग शुरू से और इन्हीं की वजह से ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं, ये माना जाता है। ये नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि ये प्रूवन फैक्टर है या नहीं। बहरहाल उन्होंने फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, उनसे मुलाकात की। दोनों की बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात के बाद ये नहीं नज़र आया कि क्या होने जा रहा है। पहले तो ये उम्मीद नज़र आई कि शायद दोनों मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को किसी ने ये सलाह दी कि भाई आप तो यहाँ के लोकल हैं, बंगाल के मुसलमान हैं, आपके बंगाल के मुसलमान फॉलोअर्स हैं, असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से यहाँ क्यों ला रहे हो चुनाव लड़वाने के लिए? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद क्यों नहीं लड़ते? और फिर उनकी आंखें खुली और उन्हें दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी फ्लोट कर दी, इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF के नाम से। और अब उनका ऐलान है कि वो गठबंधन के साथ जा रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन के साथ। उन्होंने तय कर लिया कि भाई मुझे 40-50 सीटें दे दीजिए। हालांकि कांग्रेसी इस बात से नाराज़ हैं कि ISF के साथ गठबंधन क्यों हुआ। आनंद शर्मा और तमाम सीनियर लीडर्स हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये हमारी जो आइडियोलॉजी है इसके खिलाफ़ है कि हम किसी कट्टरपंथी संगठन के साथ राजनीतिक गठबंधन करें।
लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम चाहती है कि एनी हाउ चुनाव जीते जाएं। इसलिए उन्होंने असम में AIUDF का साथ ले लिया और यहाँ पर ISF का साथ ले लिया, और अपने खाते से भी 5-6 सीटें देने के लिए कांग्रेस तैयार हो रही है, जो कि अब तक CPM के सामने अड़ी हुई थी कि नहीं, हम अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे। तो मुसलमानों के वोट के लिए ISF ने जो चाल चली, फुरफुरा शरीफ ने जो अपनी चाल दिखाई, उसमें वो कामयाब हुए। सबसे मेन कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री यहाँ पर रुक गई। अगर फुरफुरा शरीफ वाले अपना राजनीतिक दल नहीं बनाते, सेकुलर फ्रंट, तो निश्चित रूप से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते, उन्हें प्रत्याशी मिल भी जाते। अब शायद प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अब प्रत्याशी ज़्यादातर लोग चाहेंगे, मुस्लिम प्रत्याशी, कि उन्हें ISF से टिकट मिल जाए, क्योंकि ISF का यहाँ लोकल बंगालियों में दबदबा है। तो इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को मेरा तो मानना है कि ये जो उनकी छठी इंद्री जागी है अब्बास सिद्दीकी की, उसे जगाने में ओवैसी की बड़ी भूमिका है। ओवैसी अगर उन्हें ये राजनीतिक समझ नहीं देते तो शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाते। बहरहाल अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ओवैसी ने अभी कहा है कि अभी मैं पत्ते बाद में खोलूँगा। मुझे लग रहा है कि वो ये देख रहे हैं कि लोग मेरा टिकट मांगने आ भी रहे हैं या नहीं। अगर टिकट मांगने आएंगे तो दे देंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में जहाँ पर चुनाव होना है वो अप्रैल महीने के सेकेंड हाफ में होना है, 15 अप्रैल के बाद से। तो वो वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई मेरे पास सिग्नल आए और वो लोग कोई मेरे से कांटेक्ट करें कि भाई हमें आप टिकट दे दीजिए, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। इसलिए अभी उन्होंने कहा है कि मैं पत्ते अपने बाद में खोलूँगा। दूसरी तरफ असम का उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि असम में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हुए हैं, AIUDF उनके वो सांसद हैं, उनके 13 विधायक पहले से हैं, तो उनके सामने तो ओवैसी की हैसियत वैसे ही कुछ नहीं है। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ जाने से भी मना कर दिया। और रही बात केरल की, तो केरल में भी ऐसा संगठन पैदा हो गया है। केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे AIUM कहते हैं, वो पहले से ही मैदान में है। वेलफेयर पार्टी है जमाते इस्लामी की। ये सब जो मुस्लिम वोटों के लिए बैट कर रहे हैं, इनके रहते हुए असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ कौन पूछता। और उन्हें ये लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोट भी बट गए तो BJP का तो फ़ायदा हो ही जाएगा, हम भी मर जाएंगे और ये लोकल मुस्लिम पार्टियाँ भी मर जाएंगी। इसमें मैं कहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने होशियारी दिखाई, उन्होंने अच्छा दिमाग चलाया इसमें, और इसलिए वो पीछे हट गए। उन्हें लगा कि कहीं कल लोग ये ना कहने लगें कि देख लिए मुसलमानों के वोटों को डाइवर्ट करके और BJP का फ़ायदा पहुँचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं केरल में। तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। तमिलनाडु में जो है वो केरल वाली जो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस और DMK के साथ गठबंधन में है। और पिछली बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीतने में सफल रही थी। और ओवैसी की पार्टी पिछली बार तमिलनाडु में 2 सीटों पर लड़ी थी और उसे 10,000 के करीब वोट मिले थे। तो यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की हिम्मत नहीं हुई कि ना तो वो असम में घुस पाए, असम में तो पहले ही सरेंडर कर गए बदरुद्दीन अजमल की वजह से, और वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जो पार्टी फ्लोट कर दी है अपनी पश्चिम बंगाल में ISF, उसकी वजह से उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए हैं। केरल में पहले से ही कई मुस्लिम पार्टियाँ बैठी हुई हैं। तो इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की इन 4-5 स्टेट में अब मुझे लगता नहीं कहीं एंट्री होती हुई नज़र आ रही है, या कहीं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बहरहाल हो भी सकता है कि सिनेरियो कुछ बदले और पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार दें, लेकिन इससे मुसलमानों में नाराज़गी बढ़ेगी, असदुद्दीन ओवैसी के प्रति नाराज़गी बढ़ेगी कि भाई आपने प्रत्याशी उतार कर यहाँ BJP का फ़ायदा करा दिया। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की बुराई नहीं लेना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इसीलिए अभी फ़िलहाल वो चुप बैठ गए हैं। वैसे असदुद्दीन ओवैसी पर हमारी नज़र बनी रहेगी, हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।